जो कुछ चीजें इसमें से बाहर के ममालिक में तो हर चीज को जो है, हर पेशेंट के लिए हर तरह की किट्स वगैरह हर चीज जो है वो एक अलग यूज की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि कुछ जगहों पे जो है वो कह ले कि बहुत ज्यादा एडवांसमेंट भी नहीं है और चीजों की भी कमी है, तो कुछ चीजें जो है वो रीयूजेबल जो होती हैं उनको दोबारा से स्टरलाइज किया जाता है। उनमें कुछ कैथेटर्स भी होते हैं, कुछ वायर्स भी होती हैं, या कोई भी जो लगे, या कोई ऐसी चीज जो उसी पेशेंट की है और दोबारा से उसकी आपने स्टेज 2 पीसीआई करनी है। लाइक आपने एक आर्टरी में स्टेंट डाल दिया, नेक्स्ट आपने दूसरी उसकी स्टेज 2 करनी है, तो उसके लिए आप उस सामान को दोबारा से स्टरलाइज करके सेव कर सकते हैं, उसके कैथेटर्स वगैरह एवरीथिंग जो भी उसमें यूज हो। तो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में हमारे पास जो सबसे पहला मेथड आता है वो है स्टीम। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। स्टीम का मेथड होता है ये, जैसे घरों में आप, मैंने आपको बताया बच्चों को फीडर को स्टरलाइज करने के लिए हम उसको बॉईल कर देते हैं। और पुराने जमाने में जब नहीं थी कोई भी ऐसी केमिकल स्टरलाइजेशन वगैरह नहीं थी, लिक्विड वाली नहीं थी, गैसलेस नहीं थी, तो तब यही वाला मेन मेथड यूज किया जाता था, स्टीम स्टरलाइजेशन, जिसमें वो उसको बॉइलिंग वाटर के जरिए तथा स्टरलाइज किया जाता। तो उसमें जो है वो एक आपके पास स्टीम है, फिर आ जाता है केमिकल, गैस, और इसके बाद आपके पास थर्ड पॉइंट आ जाता है लिक्विड केमिकल स्टरलाइजेशन। और क्या होता है, जो भी चीज स्टरलाइज करके उसको किस जगह पे होती है, ये सब काम आपके होते हैं CSD डिपार्टमेंट में। स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट होता है ये, ठीक है, CSD डिपार्टमेंट। वो क्या करते हैं, वो बाउल वगैरह जो यूज होते हैं हर पेशेंट में उनको भी स्टरलाइज करके, शीट्स, गाउन्स, उनको भी स्टरलाइज करके उनके ऊपर फिर एक बकायदा एक यू स्टिक लगा दी जाती है, और उस स्टिक के ऊपर, उस स्टिक को हर एक बाउल में डाला जाता है, और वो अगर येलो हो जाए, डिग्री ऑफ येलोइंग जो है वो बताती है कि कितनी हद तक ये सामान जो है वो स्टरलाइज हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो जब आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में आएंगे तो फिर जब हेल्थ कमीशन वालों का यूनिट होता, सॉरी, हेल्थ कमीशन वालों का राउंड होता है इन यूनिट्स में, तो वहां पे आपकी वो ये चीजें चेक करते हैं। वो हर एक पेशेंट के गाउन के लिए ये चीज सेपरेट होती है, और ये फिर आपने उसके साथ लगा के भेजनी होती है। ये स्ट्रिप जो होती है जब आप रजिस्टर पे एंट्री करते हैं CSD के, तो उसके ऊपर ये वाली स्ट्रिप जो होती है ये लगाते हैं, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन के मेथड्स में हमारे पास क्या आता है, लिक्विड है, गैसेस है, लिक्विड केमिकल स्टरलाइजेशन। अच्छा जी, अगला जो हमारा एक पेज नंबर 33 पे आगे हम स्टार्ट करेंगे, उसमें ये है इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट। इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट या BSL, बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है वो सबको आनी चाहिए। CPR करना सबको आना चाहिए। और अगर आप लोग कैथ लैब में काम कर रहे हैं फिर तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट में हम देखते हैं क्या क्या कुछ होता है। अगर आपको कहीं से BLS का प्री कोर्स मिलता है तो लाजमी उसको करिए, ये सर्टिफिकेट्स बाद में काम आते हैं। तो जो कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट है उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है वो 3 टेक्निक्स होती है उसकी। नंबर 1 CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। कार्डियोवर्जन या डिफिब्रिलेशन, यानी कि आपको कार्डियोवर्ट करना आता हो, आपको जो डिफिब्रिलेटर है वो यूज करना आता हो, ठीक है, यहाँ इसको डिफिब्रिलेशन कहते हैं, डिफिब्रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ एयरवे। ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर में जो कार्डियक वाला पोर्शन था उसमें आपने एंड पे यही चीज पढ़ी थी, CPR, कार्डियोवर्ट, डिफिब्रिलेशन, और फिर मैनेजमेंट ऑफ एयरवे, जिसमें आपका, और उसके अलावा इंट्यूबेशन, आपको इंट्यूबेट करना भी आना चाहिए। ये चीजें वो है कि अगर आप वार्ड में जाएं तो आप नर्सेज से, या इमरजेंसी में जाएं तो वहां पे आप जाके इन चीजों को सीख सकते हैं। तो एयरवे की मैनेजमेंट में आपको ओरोट्रेकियल, नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन, और जो बैग मास्क वेंटिलेशन है वो आने चाहिए। बैग मास्क वेंटिलेशन में बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं हमारे जो क्या कहते हैं उसको, मेरे जहन से नाम निकल गया, जिसमें आप जो है वो ब्लून के जरिए आप पेशेंट को दे रहे होते हैं, अगर आप, जब तक आपने उसके साथ अटैच नहीं किया होता बेड के साथ, ठीक है, एम्बो, उसको एम्बो कहते हैं, ठीक है। वो आप मैनुअल पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। फिर उसके बाद आप
पास आ जाता है प्रोफिशिएंसी इन द प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ इमरजेंसी मेडिकेशन। आपको आईवी जो है वो मेडिकेशन देनी आनी चाहिए। वैसे तो ये काम आइडियली, आपको एक बात बताऊं, हॉस्पिटल्स में, अगर तो आप किसी प्राइवेट सेटअप में काम करते हैं तो हो सकता है वो आपसे ये काम ले, आपसे करवाएं ये सारे काम। लेकिन जब आप किसी गवर्नमेंट सेटअप में आते हैं तो आपको आने चाहिए ये काम इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर जरूरत पड़ गई है तो आप वहां पे, अगर कोई अवेलेबल नहीं है और आप पेशेंट की जान बचा सकते हैं तो आप हेल्प आउट करें। बट अगर वहां पे उस फील्ड का रेलिवेंट मौजूद है तो कानून के मुताबिक वो काम वही करेगा। लाइक अगर वहां पे नर्स है तो आईवी मेडिकेशन उसी का काम है। लेकिन ये कि आपको भी आईवी मेडिकेशन वगैरह, आईवी इंफ्यूजन्स वगैरह, अगर कहीं पे कुछ रेट किसी का ज्यादा करना है, कम ज्यादा करना, आपको आना चाहिए। और ये आईवी मेडिकेशन वगैरह और आईवी फ्लूइड्स वगैरह उन्होंने लिखा भी है, आप इनको दे सकते हैं एज द रिक्वेस्ट ऑफ क्वालिफाइड फिजिशियन, कि वो आपको जैसे कहता है आप इसको कर सकते हैं। ये रूल है। ठीक है जी। अगला है इक्विपमेंट यूज्ड इन द इन्वेसिव कार्डियोवास्कुलर लेबोरेटरी। वही सेम चीजें जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी हैं, उन्हीं में से कुछ जो है वो रिवाइज हो जाएगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से एमसीक्यूज आ जाता है। और जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्विपमेंट इन्वेसिव लैब। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता था। इनमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स रहते हैं वो कार्डियोवास्कुलर लेबोरेटरी में यूज होते हैं। इन्वेसिव इसको क्यों कहते हैं? इसको इन्वेसिव क्यों बोला जाता है बच्चों? व्हाई वी कॉल इट इन्वेसिव? इन्वेसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आप जो है वो इंटरनली बॉडी के साथ जो है वो लिंक्ड होते हैं, कैथेटर्स के जरिए, वायर्स के जरिए आपने शीट पास की होती है, तो इसलिए इसको इन्वेसिव कहते हैं। अब जो भी टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो कैथ लैब में काम कर रहा है तो एक तो ऑपरेशनल मेंटेनेंस, ऑपरेशनल सेफ्टी मेजर्स, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक, हर चीज में उसको जो है वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का पता होना चाहिए। और जो है मतलब आपको उस एरिया में या उस रूम में, बेशक उस चीज से आपका काम है या नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट उसका पता होना चाहिए। इनकेस कोई अवेलेबल नहीं है तो आप वहां पे हेल्प आउट कर सकें। ये आपकी अपने लिए, अपनी जो आपकी स्किल्स है उनको एनहांस करने के लिए। अब जो आपका कार्डियोवास्कुलर लेबोरेटरी है, वहां पे डिफरेंट एरियाज है उसके, मतलब डिफरेंट, वो एक पूरा जो रूम है उसमें डिफरेंट एरियाज हैं, 4-5 एरियाज हैं। जिसको, एक तो फिजियोलॉजिकल एरिया हो गया, ठीक है, फिजियोलॉजिकल इक्विपमेंट्स उसमें पड़े हुए हैं। सेकंड पे आपके पास आ जाता है एंजियोग्राफिक इक्विपमेंट्स। उसके बाद थर्ड पे आपके पास जो आएगा वो है टीपीएम्स, टेम्परेरी पेसमेकर्स। फोर्थ पे आपके पास आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर सपोर्ट डिवाइसेस। और फिफ्थ पे आपके पास क्या चीज आ जाएगी? इमरजेंसी कार्ट इक्विपमेंट, यानी कि क्रैश कार्ट ही आ गया। ER स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी। इसको आप कोड भी कह सकते हैं या इसको कार्ड भी कह सकते हैं। अब इनमें डिफरेंट, इनके अंदर जो है वो हमारे पास चीजें मौजूद होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, आपके मुताबिक फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नेम देम। ईसीजी। ठीक है। और एक ECG हो प्रेशर गया। ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर इनमें, ठीक है, ये भी हो सकते हैं प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स या मैनिफोल्ड वगैरह। और इसके अलावा
अगर तो आपकी वहां पे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज होती हैं तो उनके कंप्यूटर्स पड़े होंगे, ठीक है। ईपी स्टडीज के कंप्यूटर, उनको ईपी स्टडीज कहते हैं, ईपी कंप्यूटर्स हो गए। फिर उसके अलावा आपके पास वो भी जो ब्लड गैस लिखा हुआ है, बीजीज एबीजीज वगैरह के लिए जो होते हैं मॉनिटर्स, वो भी वही है, सेचुरेशन एनालाइजर्स, ये नाम आपको आने चाहिए। मेनली है हमारे ईसीजीज, हमारे इलेक्ट्रोड्स, हमारे प्रेशर ट्रांसड्यूसर, फिर ब्लड गैस मेजरमेंट्स के लिए जो यूज होते हैं वो मौजूद होने चाहिए। एंजियोग्राफी के इक्विपमेंट्स के लिहाज से हमारे पास क्या क्या है? एक तो हमारे पास साइन एंजियोग्राफी सिस्टम होना चाहिए, टेबल मूवमेंट्स आपके डेली चेक होने चाहिए, ये ना ड्यूरिंग प्रोसीजर आपका टेबल स्टक हुआ हो। फिर डिजिटल इमेजिंग इंटरफेस अगर आपके पास मौजूद है तो वो भी। और फिर कंट्रास्ट मीडिया, पावर इंजेक्टर। टेम्परेरी पेस मेकर्स में इनके टीपीएम बॉक्सेस हो गए और टीपीएम लीड्स हो गई, ठीक है जी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो सपोर्ट डिवाइसेस होती हैं उसमें अगर तो पेशेंट जो है उसके प्रेशर्स ड्रॉप कर रहे होते हैं तो उनमें फिर हम डाल देते हैं इंट्रा एओर्टिक आईएबीपी, इसको कहते हैं बलून पंप। आईएबीपी इंट्रा एओर्टिक बलून पंप, जो आपके एलवी की पंपिंग जो कैपेसिटी है उसको एनहांस करता है। और किया क्या जाता है, ये एओर्टा है, यहाँ से इसकी आंच, तो बलून को यहाँ से ले जाया जाता है, यहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है। एक ये मार्कर होता है, एक ये मार्कर होता है, इधर यहाँ पे बलून पड़ा होता है, और ये में बलून की वायर यूं नीचे होती है, ठीक है, और ये आगे मशीन के साथ कनेक्टेड होता है। और ये हार्ट की पंपिंग, जो हीलियम गैस है वो इसको पंप कर रही होती है, और ये यूं टू एंड फ्रो मूव करता रहता है, यहाँ 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 यहाँ। और इसका काम सिर्फ ये होता है कि डायास्टोल में जो ब्लड की सप्लाई है उसको कम नहीं होने देना इसने, ये है हमारा बलून पंप का काम। इसको कहते हैं आईएबीपी इंट्रा एओर्टिक बलून पंप, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एडिंग डिवाइस है, तो उसको कहते हैं आईएबीपी। फिर इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो स्पोर्ट पंप्स होते हैं उसमें एम्पीला भी होता है, ये वैसे यहाँ पे नॉर्मली यूज नहीं हो रहा आजकल, में भी किसी में हो रहा, मैंने खुद नहीं देखा ही। फिर जो है बाईपास सिस्टम होना चाहिए जिसको टेंडम हार्ट कहते हैं, यानी कि टेम्परेरी बाईपास सिस्टम होना चाहिए, और कंसोल्स होने चाहिए। इमरजेंसी कोड में आपके पास एक तो इमरजेंसी क्रैश कार्ड की मेडिकेशन होनी चाहिए, और आपके पास डीफिब होना चाहिए। ये हमारी वो चीजें हैं जो हमारे एक कह लें कि एंजियोग्राफिक रूम में अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो एंटीकोगुलेंट्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए। जो मेडिकेशन उसने आगे बात की है कि मेडिकेशन के लिए वैसे बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ जो हमारी टेबल में ड्रग्स लिखी हुई हैं आप उनको पढ़ लें तो इनफ होगा हमारे लिए, ठीक है। टेबल नंबर या बॉक्स नंबर 1 to 6 जो है उसमें जो लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ आप उनके नाम पढ़ लें तो काफी होगा, और उनमें जो आपकी ड्रग्स आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो मेडिकेशन जो आप बेसिकली कैथ लैब में यूज करते हैं, मेडिकेशन में हमारे पास आ जाते हैं आइनोट्रोपिक एजेंट्स, या उनको आइनोट्रोप्स भी कहते हैं। आइनोट्रोप्स में आपके पास डिजिटेलिस आ गया, डोब्यूटामिन आ गया, डोपामिन आ गया, और एपिनेफ्रीन आ गया। ये सारी की सारी ड्रग्स आपकी इमरजेंसी क्रैश कार्ट में मौजूद होती हैं, ठीक है। फिर कुछ एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती हैं, इनमें आइनोट्रोप्स आ गए, इसके बाद आपके पास आ गया एंटी एरिथमिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और एंटीकोलिनर्जिक्स, ये भी एक ग्रुप होता है। फिर एनाल्जेसिक्स आ गए। व्हाट आर एनाल्जेसिक्स? इनको पेन के लिए एनाल्जेसिक्स यूज करते हैं। तो पेन के लिए यूज किए जाते हैं, yes। इनमें आपको दो दो तीन तीन नाम भी याद होंगे तो मोर देन इनफ है। इनमें आप डोपामिन को याद रखें, डोपामिन मोस्टली जिन पेशेंट्स का जो ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन साइड पे जा रहा था उनको डोपा चलाया जाता है, तो डोपामिन और एपिनेफ्रिन।
जो एंटी एरिथमिक्स वगैरह है उसमें आपके एमायोड्रोन आ जाती है, या एमियोड्रोन भी इसको बोलते हैं। और इसके अलावा आपके पास आ जाती है लाइडोकेन। और इसके अलावा आपके पास आ जाती है एट्रोपिन। एट्रोपिन भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, अगर हार्ट रेट आपका ड्रॉप हो रहा था तो एट्रोपिन दिया जाता है। ठीक है जी। फिर आपके पास आ जाते हैं एनाल्जेसिक्स, उनमें मेन पे सबसे ऊपर आती है मॉर्फिन। मॉर्फिन, अगर कोई भी पेन, किसी भी तरह की दर्द जो किसी भी मेडिसिन से सेटल नहीं हो रही होती, तो उसमें जो है वो मॉर्फिन दिया जाता है। मॉर्फिन हो गया, फिर उसके बाद आपके पास डायजिपाम हो गया, डायजी कहते हैं उसको। फिर नलोक्सोन हो गया। ये नेम जो है वो आपको एटलीस्ट इसमें से दो दो तीन तीन आने चाहिए। विरापा हो गया इस कैटेगरी में। ठीक है जी। यहाँ प्रोप्रेनोलोल, जो भी आपको बीटा ब्लॉकर्स के नाम आते हैं आपको लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद आ जाता है कुछ एंटीकोगुलेंट्स भी हमारे पास मौजूद होने चाहिए। एंटीकोगुलेंट का क्या काम होगा और किन पेशेंट्स में या हम एंटीकोगुलेंट्स क्यों देते हैं, और इसके चेक, इसको देने से पहले कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? एनीवन? मैम एंटीकोगुलेंट्स हम इसलिए देते हैं ना उन पेशेंट्स के अंदर, कि जिनके अंदर हमें ये हो कि इनका ब्लड थिक ना हो जाए, तो कोगुलेशन हम से हर प्रिवेंट के पेशेंट लिए को, हम लोग। जिस भी पेशेंट को आपने कैथ लैब में लेके आना है, उसका क्योंकि शीट के जरिए ओपन होता है तो ब्लड कोएगुलेट हो सकता है, क्लॉट अंदर जा सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, क्योंकि बार बार आपने सिरिंज इन आउट करनी होती है, बार बार फ्लूइड्स अंदर मूव करने होते हैं, तो क्या किया जाता है कि पेशेंट को हेपरिन दी जाती है। हेपरिन एक एंटीकोगुलेंट है, और एंटीकोगुलेंट आप तब देते हैं, इससे पहले आपको आईएनआर, पीटी, एपीटीटी, ये जो टेस्ट है ये पेशेंट के देखने होते हैं। अगर इनके वैल्यूज आपको याद होगा, हमने 1.5 से अगर ज्यादा हो आईएनआर तो हम उन पेशेंट्स को हेपरिन नहीं देते, क्योंकि उनमें ब्लड जो है वो फिर दोबारा कोएगुलेट नहीं होता, क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट है। और हेपरिन की हमने एक एंटीडोट पढ़ी थी, अगर किसी को याद हो तो। प्रोटामीन। प्रोटामीन। प्रोट्रामीन, यस, ये भूले नहीं है। ठीक है, एक होती है हेपरिन और एक हमारे पास आ जाती है बेलवैलिरुडिन। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज होती है। एंटीकोगुलेंट्स के बाद हमारे पास क्या होते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग। एंटी प्लेटलेट्स भी जो है वो इन्हीं कैटेगरी में आते हैं कि वो आपके खून को जमने से रोकते हैं। और उसमें आपके पास आ जाती है क्लोपिडोग्रल। ये वो ड्रग्स हैं, जब कहा जाता है एनजीओ से पहले या पीसीआई से पहले, मोस्टली पीसीआई से पहले कहा जाता है पेशेंट को लोड करें, उसको लोडिंग मेडिसिन कहा जाता है। मैं आपको लोडिंग मेडिसिन ग्रुप में भेजूंगी। लोडिंग मेडिसिन जो है वो ये एक क्लोपिडोग्रल होती है। ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें हमारे पास जो होती है एस्पिरिन होती है, वो साथ दी जाती है। 600 mg इसको टोटल हमने देना होता है, फुल लोड में जो होता है हमारा। तो वो इसका क्या काम होता है कि जब आप स्टेंट डाल रहे हो तो आपका स्टेंट थ्रोम्बोज ना हो जाए इसके इर्द गिर्द, क्योंकि एक आप आउटसाइड द बॉडी जो है, एक आप वो भी मेटेलिक सब्सटेंस आप बॉडी में लेके जा रहे हैं, मेटेलिक थिंग लेके जा रहे हैं, तो आपका ब्लड उसको रिएक्ट करता है, वो वहां पे थ्रोम्बोज हो सकता है। तो इसलिए वहां पे ये पेशेंट को ये मेडिसिन दी जाती है। पेशेंट को एंटीप्लेटलेट ड्रग्स दी जाती है, जिसको क्लोप्रोग्रेल कहते हैं, एबिक्सिमैब कहते हैं। मैम ये एंटीप्लेटलेट वाली बात रिपीट कर दे। एंटीप्लेटलेट्स मैंने आपको बताया इसलिए देते हैं ताकि आपका जो स्टेंट आपने डाला है वो थ्रोम्बोज ना हो, उसके अंदर जो खून है वो कोएगुलेट ना हो जाए, इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि वो फिर दोबारा से एमआई कॉज करेगा। और स्टेंट थ्रोम्बोसिस की वजह से जो एमआई होता है वो सडन डेथ का बायस बनता है। और इसीलिए जिन पेशेंट को स्टेंट डाला जाता है उनको कहा जाता है, जो डेली उनको कहने के मेडिसिन दी जाती है, ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, वो छोड़ने नहीं होते। अगर वो एक दिन भी अपनी मेडिसिन छोड़ दें तो उनका जो स्टेंट है वो थ्रोम्बोज होना शुरू हो जाता है। तो इसमें आप यूज करते हैं, एक तो क्लोपिडोग्रेल है और एक टायरोफोबान है। जो टायरोफोबान है इसका मुझे लगता है जो नाम आजकल यूज हो रहा है वो एग्रास्टैट भी है। टायरोफिबान एग्रा भी कहते हैं। एग्रास्टैट, जिन पेशेंट में स्टेंट थ्रोम्बोसिस हो जाती है उनको फिर एग्रा चलाया जाता है नाइट टाइम। फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ वेजोडाइलेटर्स होते हैं।
वेजोडाइलेटर्स में हमारे पास आ जाते हैं जी नाइट्रोग्लाइसिन, उसको एनजीसेड भी कहते हैं, या नाइट्रोग्लाइसिन, या एनटीजी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नाइट्रोग्लाइसिन को। और नाइट्रोक्लोसाइड भी, वैसे मोस्टली ये यूज होती है, ठीक है जी। एंड इसके अलावा लास्ट जो हमारे पास क्लास आ जाती है वो आ जाती है वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स में हमारे पास जो नाम आएंगे, फिनाइल्फ्रिन, नॉर एपी, यहाँ पे एपी आया आइनोड्रॉप्स में और नॉर एपी इसमें आया, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, इनका मकसद क्या है यूज करने का, ठीक है। इसके बाद जो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे वो है हमारी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स और इंट्रावीनस एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। ये हम लोगों को पता होने चाहिए कि क्यों देते हैं और कितनी उसमें देने चाहिए मिकदार में, ये चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जी, पेज नंबर 37 पे आ जाए, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि नाम से ही जाहिर है ये वाली कुछ हम डिस्कस करेंगे। एंटीप्लेटलेट्स ड्रग जो है इनकी बेसिकली कितनी क्लासेस होती हैं, 6 क्लासेस, ठीक है। उनका डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, उनकी पोटेंसी डिफरेंट होती है, उनके फंक्शनल साइनेर्जेटिक्स वगैरह डिफरेंट होती है, लेकिन इनका कम्बिनेशन जो है वो दिया जाता है। यानी कि अगर 6 क्लासेस है तो 2 क्लासेस को कंबाइन करके दिया जाता है, ठीक है। और वो 6 क्लासेस है सिर्फ उनके नेम आपको पता होने चाहिए। उनमें एक तो एस्पिरिन है, इसको साइक्लो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर, इसमें एस्पिरिन आ जाती है। इसलिए एस्पिरिन में डिप करके वो टैबलेट्स या एस्पिरिन जो है वो पानी में मिला के उस पानी के साथ क्लोपिडोग्रल्स जो है वो खिलाई जाती है, ठीक है। या प्लेविक्स भी होती है वो, क्लोपिडोग्रल प्लेविक्स का ही या प्लेविक्स जो है वो क्लोपिडोग्रल का ही होगा, पिडोग्रल, क्लोपिडोग्रल, प्लेविक्स, ये सब एक है। इनको कहते हैं एडीपीज, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रिसेप्टर इनहिबिटर्स। इनमें आपके पास आ जाती है, मैंने आपको बताया प्लेविक्स, नाम जो है वो डिफरेंट जगहों पे, कुछ डॉक्टर्स जो बाहर से बेसिकली आते हैं वो कहते हैं प्लेविक्स दे दें, तो ये क्लोपिडोग्रल का ही नाम है। ये 2 क्लासेस होगी हमारे पास। थर्ड पे हमारे पास आ जाते हैं जो आपके एबिक्सीमैब वगैरह, मैंने आपको बताया था जीपी 2 बी इनहिबिटर्स एंड 3 ए इनहिबिटर्स, जीपी 2 बी और 3 ए इनहिबिटर्स, इनमें एबिक्सीमैब या टायरो फिबान, जिसका नाम मैंने आपको बताया था एग्रास्टैट भी होता है। ये कॉमनली यूज होती है, जिनको कॉमनली जो यूज होती है उनको मैं स्टार कर रही हूँ, और एक ये प्लेविक्स वाली यूज होती है। ये हो गए 3 हमारे पास क्लासेस, 3 रह गई। तो एक है हमारे पास फॉस्फो डाइएस्ट्रेज इनहिबिटर। इनमें आपके पास जो ड्रग्स आ जाती हैं वो है सिलोस्टाजोल। वैसे नॉर्मली ये यूज होती हैं, इन बाकी मैंने नहीं देखा। फिर आपके पास आ जाती है एडिनोसिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। एक एडिनोसिन जो है वो रिसेप्टर इनहिबिटर्स है और एक एडिनोसिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। उनमें आपके पास नाम आ जाएगा डायपिरिडामोल, और लास्ट वन हमारे पास जो आ जाती है वो है साइक्लोपेंटाइल सीपीटीपीज, जिन्हें कहते हैं साइक्लोपेंटाइल ट्राइजोलोपिरिमिडीन्स। और इसमें आपके पास जो है जो नाम आ जाएगा बेसिकली वो है ब्रिलिंटा, ये नाम।
ये बुक पे लिखे हुए हैं, आप बुक से भी इन 6 क्लासेस को आप याद कर सकते हैं, सिर्फ नाम आपको पता होना चाहिए। जो ओरल एंटीप्लेटलेट्स है उनमें आपको पता होना चाहिए वो क्लोपिडोग्रेल है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास आ जाती है क्लोपिडोग्रेल वाले एडीपीज में जो दूसरी लिखी हुई है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ओरल में एक नाम आपको याद रखना है, वो है क्लोपिडोग्रेल या आप फ्लेविक्स कह सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने इंट्रावेनस एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स में, यानी कि जो ये वाली आपको ड्रग देते हैं आप, ये ओरल है। और जो एबिक्सिमैब आप देते हैं ये आईवी है। आगे हमने पढ़ना है कि हम आईवी जो प्लेटलेट एंटीप्लेटलेट ड्रग है एबिक्सिमैब, वो हम क्यों नहीं दे सकते कुछ पेशेंट्स में, ठीक है। तो पेज नंबर 38 पे आप आ जाएं, इसमें है आईवी एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स। जो आईवी एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स होती हैं उनमें जो है, एक तो आईवी में आ गया हमारे पास एबिक्सिमैब, उसको रियोप्रो भी कहते हैं, ठीक है जी। एग्रास्टेट आ गया, वो भी हम आईवी चलाते हैं, मैंने आपको बताया था। जिनमें स्टेंट थ्रोम्बोसिस के चांसेस होते हैं उनमें आईवी जो है फिर, या जिनमें बहुत ज्यादा थ्रोम्बस बर्डन होता है या थ्रोम्बस लेडन आर्टरीज होती हैं, उनमें फिर आप क्या करते हैं, आईवी एग्रास्टेट जो है वो नाइट टाइम चला देते हैं। 12 आवर्स के लिए वो चलाना होता है। तो आईवी जो है वो दो होती हैं, एक टायरो फिबान और एक आपके पास आ गया एबिक्सिमैब, और थर्ड भी एक उसने लिखी हुई है जो गाबापेंटिन वाली थी, GP2B इनहिबिटर्स और 3A इनहिबिटर्स, ये भी यूज होते हैं, ठीक है। और इनको मोस्टली पोस्ट पीसीआई प्रोसीजर में दिया जाता है। अब एबिक्सिमैब जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इन सम पेशेंट्स, अगर तो उनमें एक्टिव ब्लीडिंग है, ठीक है, उनमें आप नहीं देंगे। यहाँ पेशेंट को जो है वो विद इन 2 इयर्स सीवीए हिस्ट्री है, लेस देन 2 इयर्स, ठीक है, 2 साल से कम या कह लें, ठीक है जी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो चुका होता है। या रिसेंट जीआई ब्लीड का कोई हो चुका है। क्या होता है कि जब पेशेंट आपके पास रिसेंट एमआई के साथ आता है इमरजेंसी में, तो उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है। ये आप लोगों के असाइनमेंट है, उस इंजेक्शन का आपने मुझे नाम बताना है, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। वो इंजेक्शन जो है उसकी वजह से विद इन 24 आवर्स पेशेंट को ब्लीडिंग के चांसेस, इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। या आप लोगों ने अब सर्च करना है कि अगर पीसीआई ना हो पाए तो विद इन 24 आवर्स आप पेशेंट को कौन सा इंजेक्शन देते हैं जो एमआई के पेशेंट्स होते हैं, कल पूछूंगी मैं आपसे इंशाल्लाह। तो रिसेंट सीवीए की हिस्ट्री हो, रिसेंट जीआई ब्लीड की हिस्ट्री हो, या पेशेंट जो है वो ओरल एंटीकोगुलेंट्स ले रहा हो, और इसके अलावा पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो, और इसके अलावा जो है या कोई न्यूप्लाज्म हो इंट्राक्रेनियल, कोई ब्रेन ट्यूमर हो, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो। अगर तो किसी फाइल पे आप एसटीएन+ देखें तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है और प्रेजेंट है, जैसे डायबिटीज हो, ठीक है जी। या वेस्कुलाइटिस की कोई हिस्ट्री हो, वेसल्स की मेलफॉर्मेशन वगैरह की। तो ये तमाम चीजें जो है ये इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट करती हैं एविक्सिमैब को। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने इसमें से इतना पढ़ना है। प्लेटलेट्स जो हैं उनकी एग्रीगेशन जो है वो 120 आवर्स के बाद जो है वो नॉर्मल आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर आप इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, अगर कोई फिर चांसेस है कि भाई ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई है, तो 120 आवर्स के बाद, 96 to 120 आवर्स के बाद जो आपकी वो नॉर्मल, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो आगे बढ़ लो। आगे हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है हमारा इन्वायरमेंट सेफ्टी इन कैथ लैब, यानी कि कैट को आप किस तरह से सेफ बना सकते हैं। आप, आप मुझे बताएं, काम कर रहे हैं
श्योर। अगर तो आप अपनी कैथ लैब में प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं लेंगे तो आप पेशेंट को भी एक्सपोज करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, आप खुद भी एक्सपोज होंगे। ब्लड वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे आपको भी प्रॉब्लम होगा, और पेशेंट हो सकता है जो पहला पेशेंट है वो HIV का हो, वो हेपेटाइटिस B C वायरस लेके आया हो, आपने उसकी प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई, लैब प्रोफाइल्स नहीं करवाई, और उस वजह से वो आपको भी प्रिक हो गया, आपके काम साथ करने वालों को भी प्रिक हो गया, या नेक्स्ट पेशेंट को भी प्रिक हो गया। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लैब में काम कर रहे होते हैं, क्यों सेफ्टी चेक को बार बार टाइम आउट, 2 मिनट्स टाइम आउट, 1 मिनट